हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो टॉपिक समझना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जिस टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक प्रॉपर समझ में आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, वो बच्चा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इजीली परफॉर्म कर सकता है। दूसरी बात, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जर्नल की, लेजर की और ट्रायल बैलेंस की। राइट? एक बिजनेस के थ्रू जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन की जाती हैं, एक बिजनेस के थ्रू लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है, देन एक लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस भी कैसे मेंटेन किया जाता है। आप लोग एज अ स्टूडेंट हो तो आपको इस चैप्टर की ऐसी नॉलेज हो कि आपके सामने जो भी ट्रांजेक्शंस आ जाएं, राइट, तो उन ट्रांजेक्शन्स की आप रिकॉर्डिंग कैसे कैसे करोगे जर्नल में। राइट? उसके बाद आपके सामने जो भी ट्रांजेक्शंस थी, जिन ट्रांजेक्शंस की आपने जर्नल मेंटेन किया, देन जर्नल के बाद आप उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे। आपको इन सभी बातों की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन सभी बातों की प्रॉपर नॉलेज होगी तो ही आप इस चैप्टर को इजीली कर सकते हो। क्योंकि इस चैप्टर में ये जो वर्ड है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसका मतलब ही क्या है? एरर का मतलब क्या है कि एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शंस हुई थी, उन ट्रांजेक्शंस को गलत रिकॉर्ड किया गया है। राइट? उन ट्रांजेक्शंस को रॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है, रॉन्गली रिकॉर्ड किया गया है। तो उन ट्रांजेक्शंस को अगर गलत रिकॉर्ड किया गया है तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। तो गलतियों को सुधारने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स हुई क्या है। तो मिस्टेक्स को भी सॉर्ट आउट करने से पहले, या फिर मिस्टेक्स को भी सॉर्ट आउट तो नहीं, मिस्टेक्स को भी फाइंड आउट करने से पहले आपको करेक्शन पता होनी चाहिए कि होना क्या था और हो क्या क्या। राइट? तो इसलिए अगर आपको ये चैप्टर प्रॉपर्ली समझना है तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको डेफिनेटली जर्नल और लेजर, इन दोनों की बहुत परफेक्शन के साथ नॉलेज जरूर होनी चाहिए। राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। एरर का मतलब क्या है कि बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो जाए। एक बिजनेस सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जर्नल में, देन उसके बाद उनकी पोस्टिंग करता है लेजर में, देन लेजर के जो भी बैलेंसेस आते हैं उन सभी बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। राइट? तो एक जो भी अकाउंटेंट है बिजनेस का, उस अकाउंटेंट को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शंस की जर्नल कैसे मेंटेन होगी, कौन से पर्सन या फिर कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा, या कौन सा पर्सन या फिर कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होगा। जर्नल मेंटेन करनी हमें आ गई, लेकिन जर्नल मेंटेन करने के बाद उन जर्नल की लेजर पोस्टिंग भी कैसे होगी। ऐसा ना हो कि आपने जर्नल की तो प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग की है, लेकिन जर्नल की प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने लेजर में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। लेजर का भी आपका आंसर सही आ गया, लेकिन भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर गलत गलत डाल रहे हो। राइट? तो कहने का मतलब यह है कि एक बिजनेस के अकाउंटेंट को जब उसने इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, तो एक बिजनेस के अकाउंटेंट को ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त प्रॉपर कंसंट्रेशन करना था। लेकिन वो भी इंसान है भाई, गलती तो सभी इंसान से ही होती है। तो अगर एक इंसान से गलती हो गई तो उस इंसान को इतनी नॉलेज भी जरूर हो कि मिस्टेक तो हो गई, लेकिन मिस्टेक सॉर्ट आउट कैसे की जाए। राइट? क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती हो गई, लेकिन मिस्टेक्स के होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि सही क्या था। गलती हो गई, राइट, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन गलती होने के बाद उस मिस्टेक को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो इस चैप्टर में आपको ये समझना है। तो एरर का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस हैं, उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त मिस्टेक हुई है, या उन ट्रांजेक्शंस की पोस्टिंग करते वक्त कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक को फाइंड आउट करना, मिस्टेक को फाइंड आउट करने के बाद उन्हें करेक्ट करने का प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाता है। राइट? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक बिजनेस सबसे पहले बिजनेस की जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में मिस्टेक होती हैं, उन सभी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करता है, आइडेंटिफाइड करता है, देन आइडेंटिफाइड करने के बाद उन्हें सही करता है, उन्हें करेक्ट करता है, उन्हें रेक्टिफाइड करता है। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो ये तो मीनिंग था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। राइट? अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के भी क्वेश्चंस को करने से पहले इसका काफी सारा बेसिक है। तो जिस बेसिक की तरफ को अब हम अगेन चलते हैं, जिस बेसिक में क्या क्या आता है। सबसे पहली बात आती है टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर कितने तरह की होती है। एक बिजनेस है,
बिजनेस में अकाउंटेंट के थ्रू मिस्टेक हो गई तो उन मिस्टेक्स भी कितनी कितनी तरह की होगी। तो आइए उन मिस्टेक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली मिस्टेक का क्या नाम होता है? एरर ऑफ ओमिशन। इस ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। यानी कि बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त वो कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना क्या हो गया? ऑमिट हो गया, भूल चुका है। तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना भूल गया। तो क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूला? सबसे बड़ी बात है, उसे जर्नल मेंटेन करनी थी। जर्नल मेंटेन करने में वो जर्नल को ही रिकॉर्ड करना भूल गया। अब अगर उसने ट्रांजेक्शन्स की जर्नल मेंटेन नहीं की तो जर्नल ना मेंटेन करने के साथ साथ उसने लेजर भी मेंटेन नहीं किया होगा। तो ये तो उससे बहुत बड़ा पाप हुआ। पहले तो सीधी सी बात है, उसको जर्नल मेंटेन करनी थी, उसने जर्नल मेंटेन नहीं करी। इवन जर्नल के साथ साथ उसने उसकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं की। लॉजिकली बात है, जब जिस ट्रांजेक्शन की जर्नल मेंटेन नहीं होगी तो उसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी? राइट। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है या फिर ये जो भी एरर है, ट्रांजेक्शन तो नहीं, ये जो भी एरर है, इस एरर को नाम दिया जाता है कंप्लीट ओमिशन। तो ये जो एरर ऑफ ओमिशन होती है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये जो एरर ऑफ ओमिशन होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्ट पार्शियल ओमिशन। राइट, जिसको हम लोग नाम देते हैं पार्टली ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन्स की ना तो जर्नल मेंटेन हुई ना ही उसकी लेजर मेंटेन हुई, या ट्रांजेक्शन्स की जर्नल मेंटेन हुई है लेकिन जर्नल मेंटेन करने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं हुई। क्योंकि हम जो भी ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी बैलेंसेज आते हैं वो सारे के सारे बैलेंसेज लेजर के ही आते हैं। लेजर के जो बैलेंसेज आते हैं, टू बैलेंस सीडी या फिर बाय बैलेंस सीडी, उन सभी बैलेंसेज को हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट बैलेंसेज वाली साइड में या फिर कॉलम में या फिर क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में। तो अगर लेजर ही मेंटेन नहीं हुआ तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसे नाम दिया जाता है कंप्लीट ओमिशन का। कंप्लीट ओमिशन के भी आपके सामने कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके आता हूं। जैसे कि हमने गुड्स परचेज किए मोहन से ऑन क्रेडिट। राइट, मोहन से अगर गुड्स खरीदे गए हैं ऑन क्रेडिट तो उन ट्रांजेक्शन्स को कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? परचेज बुक में। राइट, क्योंकि गुड्स खरीदे गए हैं उधार, तो जब भी कोई भी गुड्स उधार खरीदे जाते हैं तो इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए ही परचेज बुक बनाई गई है। तो इसकी जर्नल क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। राइट, हमने जर्नल प्रॉपर्ली मेंटेन कर दी लेकिन इस ट्रांजेक्शन को हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो जब हमने जर्नल मेंटेन कर दी लेकिन जर्नल मेंटेन करने के बाद हमने इस ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट नहीं करा, तो हमने ना तो परचेज के अकाउंट को डेबिट करा और ना ही मोहन के अकाउंट को क्रेडिट किया। राइट, तो जब इस ट्रांजेक्शन की लेजर पोस्टिंग नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस में भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जब लेजर पोस्टिंग नहीं हुई तो उस बैलेंस को हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर भी नहीं किया। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों ही साइड में, ना तो डेबिट साइड में परचेज के नाम से कोई भी फिगर लिखी गई, ना ही क्रेडिट साइड में मोहन के नाम से कोई भी फिगर लिखी गई। क्योंकि मोहन कौन था? हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर के नाम से या फिर क्रेडिटर का बैलेंस कहां आता? क्रेडिट बैलेंस में। परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज का बैलेंस कहां आता? डेबिट बैलेंस में। लेकिन जब इसकी लेजर पोस्टिंग ही नहीं हुई तो इसकी तो इसे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं किया गया। एक और एग्जांपल्स लो। अगर मान लो कि हमने किसी भी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की है जनरल प्रॉपर में। राइट, जनरल प्रॉपर का मतलब क्या है कि हमने उस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री तो मेंटेन कर दी लेकिन अगेन उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं की। जनरल प्रॉपर का मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पे हमने मशीनरी परचेज की है मोहन से ऑन क्रेडिट, तो मोहन से इस बार हमने गुड्स परचेज ना करते हुए मशीनरी परचेज की है, तो उसकी हमने जर्नल एंट्री पास की होगी। तो उसकी हमने जर्नल एंट्री क्या पास की होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन की तो हमने एंट्री पास कर दी लेकिन उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं हुई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ना कंप्लीट ओमिशन का सीधा सीधा खेल ही ये है कि जब हमारे थ्रू लेजर पोस्टिंग नहीं होती तो इसे क्या बोला जाता है? कंप्लीट ओमिशन। और इसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर कभी भी नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो कोई भी अमाउंट डेबिट हुआ और ना सेम अमाउंट से ट्रायल बैलेंस क्रेडिट हुआ। सेकंड आता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आप जानते हो कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एक अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया लेकिन दूसरे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया।
इसी पार्शियल ओमिशन को मैं आपको समझाता हूं मोहन वाले एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक एंट्री बोली थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। हमने मोहन से कोई 40,000 तक के गुड्स उधार खरीदे, राइट। हमने मोहन से 40,000 तक के गुड्स उधार खरीदे, लेकिन मोहन से 40,000 तक के गुड्स उधार खरीदने के बाद हमने इस ट्रांजैक्शन को परचेज में तो डेबिट कर दिया, लेकिन मोहन के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन से हमने परचेज को डेबिट कर दिया, लेकिन मोहन को क्रेडिट नहीं किया। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? पार्शियल ओमिशन का। तो इसे बोला जाता है पार्शियल ओमिशन। तो आप खुद सोचो कि पार्शियल ओमिशन के केसेस में अगर मैं आपको यहां पे ट्रायल बैलेंस मेंटेन करके दिखाऊं, ये होता है डेबिट बैलेंस, ये होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इस परचेज के नाम से तो हमने, परचेज हमारा खर्चा है तो उसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। तो हमने डेबिट बैलेंस में 40,000 परचेज के नाम से लिख दिया, लेकिन मोहन हमारा कौन था? क्रेडिटर। तो अगर मोहन क्रेडिटर था तो मोहन के अकाउंट, तो मोहन के नाम से ट्रायल बैलेंस को हमने क्रेडिट नहीं किया। तो इस ट्रांजैक्शन ने ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट डाला। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड हमेशा इक्वल मैच होनी चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में तो 40,000 आ रहा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट बैलेंस वाला कॉलम है यहां 40,000 रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये जो भी पार्शियल ओमिशन होता है, पार्शियल ओमिशन डेफिनेटली हमारे किस चीज के ऊपर इंपैक्ट डालता है? ट्रायल बैलेंस के ऊपर, राइट। सेकंड चलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन के बाद सेकंड आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? wrongly recording, wrongly posting, wrongly casting और wrongly कैरी फॉरवर्ड। कहने का मतलब क्या है कि रॉन्गली रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जर्नल को मेंटेन करते वक्त हमने ट्रांजैक्शंस को गलत रिकॉर्ड किया है। आपको पता है कि जब हम लोग जर्नल एंट्रीज मेंटेन करते हैं, कि जैसे कि मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लूं, हमने कोई जर्नल एंट्री पास करनी थी जिसमें हमें लिखना था परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो परचेज को हमें 40,000 से डेबिट करना था, लेकिन गलती से हमने एक जीरो कम लगाई है, गलती से हमने एक जीरो कम लगाई है। तो ये क्या हो गया? रॉन्गली रिकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से देखना कि 4,000 से परचेज डेबिट भी हो रहा है और 4,000 से रमेश तो राम का अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है। तो यानी कि एक 4,000 का डेबिट बैलेंस है और एक 4,000 का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये दोनों के दोनों ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में यहां 4,000 भी आ जाएगा और यहां भी 4,000 आ जाएगा। ये 4,000 आएगा परचेज के नाम से और ये 4,000 आएगा राम के नाम से। तो ये रॉन्गली रिकॉर्डिंग भी ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालता। आगे चलते हैं, रॉन्गली पोस्टिंग। रॉन्गली पोस्टिंग का मतलब क्या था? आ जाओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। हमने राम से कोई गुड्स खरीदे उधार 40,000 के, तो हमने जर्नल को तो प्रॉपर मेंटेन कर दिया, लेकिन जर्नल को प्रॉपर मेंटेन करने के बाद अगर हम कोई परचेज का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में तो डालने के बाद यहां पे परचेज के अकाउंट को 40,000 से डेबिट करना था, तो गलती से राम के अकाउंट में सिर्फ 4,000 रिकॉर्ड हो गए, सॉरी परचेज के अकाउंट में 4,000 रिकॉर्ड हो गए और राम के अकाउंट में भी 4,000 रिकॉर्ड हो गए। या राम के अकाउंट में हमने सीधा सीधा 40,000 की सही पोस्टिंग कर दी, लेकिन परचेज के अकाउंट में सिर्फ 4,000 की ही रिकॉर्डिंग की है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जर्नल को तो हमने प्रॉपर्ली मेंटेन कर दिया, लेकिन
जब हमने इसकी पोस्टिंग लेजर में की तो पोस्टिंग लेजर में करते वक्त हमसे मिस्टेक हो गई। अगर दोनों लेजर में ही मिस्टेक हुई है या फिर किसी एक लेजर में ही मिस्टेक हुई है, तो ये अगर दोनों लेजर में ही मिस्टेक हुई है तो ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा। और अगर किसी एक लेजर में मिस्टेक हुई है और दूसरे लेजर में मिस्टेक नहीं हुई तो ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट जरूर डालेगा। लॉजिकली बात है, आप डेबिट बैलेंस के अंदर परचेज के नाम से लिख रहे हो 4000, लेकिन क्रेडिट बैलेंस के अंदर आप राम के नाम से लिख रहे हो 40,000, तो ये दोनों के दोनों मैच थोड़ी करेंगे, राइट। तो इसलिए एरर, ये रॉन्गली पोस्टिंग भी हमारी क्या है, एरर ऑफ कमीशन का पार्ट है। तो हमें इस चैप्टर में यही सीखना है कि अगर हमसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो उन सभी मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। रॉन्गली कास्टिंग पे आ जाओ। रॉन्गली कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटलिंग में मिस्टेक हो जाना। परचेज बुक हमने मेंटेन की, परचेज बुक को मेंटेन करते वक्त हमने जब उसका समेशन करा तो उसका समेशन करते वक्त हमसे टोटलिंग में कोई मिस्टेक हो गई। तो समेशन करते वक्त अगर टोटलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, रॉन्गली कास्टिंग। रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान से देख लो। हम एक परचेज का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, हमने एक परचेज का अकाउंट मेंटेन किया, डेबिट क्रेडिट। परचेज के अकाउंट को मैंने 40,000 से यहां डेबिट करा, 60,000 से यहां डेबिट करा और यहां 70,000 से डेबिट किया। अब लास्ट में हम इसका क्या, बाय बैलेंस सीडी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आ गया 1,70,000, ये आ गया 1,70,000 और बाय बैलेंस सीडी भी आ गया 1,70,000। यही बैलेंस जब नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा तो कैरी फॉरवर्ड करते वक्त हमने गलती से एक जीरो फालतू लगा दी, हमने गलती से एक जीरो फालतू लगा दी। यहां बैलेंस आ रहा था 1,70,000 और हमने कर दिया 17 लाख रुपीज, या आप ये भी कह सकते हो कि हमने एक जीरो कम लगा दी। तो इस बैलेंस को हमने रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड किया है। तो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड भी एरर ऑफ कमीशन का पार्ट होता है। तो इस मिस्टेक को भी हमें सॉर्ट आउट करना सीखना है इस चैप्टर में। तो सेकंड, तो फर्स्ट क्या था, एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड क्या है, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आप जानते हो कि एक बिजनेस में जब भी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है तो सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती हैं। अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एक बिजनेस में जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स रिकॉर्ड की जाएंगी, राइट। तो अगर एक बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड किया गया है, अगर एक बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्रावीन रिकॉर्ड किया गया है, कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है अगेंस्ट, तो इसका मतलब क्या है, मिस्टेक तो होगी, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को कैपिटल नेचर ट्रीट कर लिया गया या कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर लिया गया। आप ये जानते हो कि जब हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो एक एसेट्स को परचेज करते वक्त हमारे जितने भी खर्च होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल नेचर का पार्ट होता है, राइट। हमने कोई भी प्लॉट परचेज करा, हमने कोई भी लैंड परचेज करी, तो लैंड परचेज करने में अगर हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे, हमने 20 लाख तक की लैंड परचेज करी, 20 लाख तक की लैंड परचेज करने में हमने 1 लाख रुपीस तक के रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे, तो जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारा रेवेन्यू नेचर का पार्ट नहीं है, वो 1 लाख रुपए भी उस 20 लाख की लैंड में ही ऐड किए जाएंगे। तो लैंड की वैल्यू मानी जाएगी 21 लाख, राइट। तो उस 1 लाख रुपए का खर्चा हमारा कैपिटल नेचर का पार्ट था, लेकिन हमने उसे गलती से रेवेन्यू नेचर का पार्ट कर लिया। तो ये क्या हुई मिस्टेक। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना था लैंड की वैल्यू 21 लाख रुपए, लेकिन हमने गलती से बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू 1 लाख ही रिकॉर्ड की हुई है। सॉरी, हमने गलती से बैलेंस शीट के अंदर लैंड की वैल्यू 20 लाख ही रिकॉर्ड की हुई है। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। कोई एसी परचेज करा, एसी परचेज करने के बाद 1 साल के बाद हमने उसे रिपेयर कराया, तो रिपेयरिंग का खर्चा हमारा कैपिटल नेचर का पार्ट नहीं है।
एसी परचेज करते वक्त अगर हम कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हैं तो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करना हमारा कैपिटल नेचर का पार्ट है। लेकिन एसी को परचेज करने के बाद अगर 1 साल के बाद हम उसकी सर्विस कराते हैं या फिर उस एसी का हम लोग रिपेयरिंग कराते हैं, तो हमारे थ्रू रिपेयरिंग में अगर कोई भी अमाउंट पे किया गया है तो वो रेवेन्यू नेचर का पार्ट है। लेकिन अगर हमने गलती से रेवेन्यू नेचर के पार्ट को उस एसी में ही जोड़ दिया तो ये क्या हुई, एक मिस्टेक। हमने उस रिपेयरिंग चार्जेस को कैपिटल नेचर का पार्ट समझ के या कैपिटल नेचर का एक्सपेंस समझ के उसकी वैल्यू को एसी में जोड़ दिया, तो ये क्या हुई, मिस्टेक। तो उस मिस्टेक का नाम दिया जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल का। तो इन मिस्टेक्स को भी कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, अगेन आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। और लास्ट एरर होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। लास्ट एरर का नाम होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बिजनेस में 2 एरर क्रिएट हो जाए और एक एरर को आप किसी दूसरी एरर के साथ सेट ऑफ कर लो या फिर एडजस्ट कर लो। एक बिजनेस में एक साथ 2 मिस्टेक हो गई, रिकॉर्डिंग करते वक्त हमसे 2 मिस्टेक एक साथ हुई। एक मिस्टेक को आप किसी दूसरी मिस्टेक के साथ सेट ऑफ कर लो या फिर एडजस्ट कर लो या फिर नलीफाइड कर दो। जिन मिस्टेक्स का इंपैक्ट आपस में ही सेट ऑफ हो जाए, हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग में इसका इंपैक्ट ना पड़े, उस ऐसी एरर को नाम दिया जाता है कॉम्पेंसेटिंग एरर का। इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक हमारा एक्स डेटर है जो कि 10,000 रुपीज का है, एक हमारा वाई डेटर है जो कि 1,00,000 रुपीज का है, राइट। 10,000 के डेटर को मैंने रिकॉर्ड कर दिया गलती से बाय मिस्टेक 1,00,000, तो ये 10,000 का डेटर 90,000 से इंक्रीज हो गया। और 1,00,000 रुपए के डेटर को मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 10,000 से, राइट। 10,000 के डेटर को तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1,00,000 से, तो ये 10,000 के डेटर अब 90,000 से इंक्रीज हो गए। और 1,00,000 के डेटर को मैंने मात्र 10,000 से रिकॉर्ड करा है, तो ये 90,000 से कम रिकॉर्ड हुए हैं। तो एक डेटर को हमने 90,000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो एक्स वाले डेटर को तो मैंने बना दिया कितना, 1,00,000 का डेटर, और वाई वाले डेटर को मैंने बना दिया कितना, 10,000 का डेटर। तो अभी भी मेरे पास डेटर कितने हैं टोटल, 1,10,000 के, और पहले भी मेरे पास डेटर कितने के थे, 1,10,000 के। तो ये दोनों के दोनों मिस्टेक एक साथ हुई हैं और इन दोनों मिस्टेक्स को हमने आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया। तो इसलिए इस मिस्टेक का हमारी बैलेंस शीट के ऊपर या फिर हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। पहले भी डेटर टोटल 1,10,000 के हैं, आज भी डेटर टोटल, या ये वाला पहले वाला है, तो यानी पहले भी डेटर टोटल 1,10,000 के हैं, आज भी करंट टाइम पीरियड के भी डेटर टोटल 1,10,000 के ही हैं। तो एरर या कॉम्पेंसेटिंग एरर भी हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालती, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि हमारी एरर कितने टाइप की होती हैं और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मीनिंग भी क्या होता है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक, जिस बेसिक में मैंने आपको समझाया है कि एरर्स कितने टाइप की होती है, राइट। तो अब मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिस नई वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिस सेकंड पार्ट में हम आगे चल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो इस वीडियो को तो आप लोग डेफिनेटली देखना ही देखना। इवन इस वीडियो के बाद आपके सामने बहुत जल्द एक और नई वीडियो आ जाएगी, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। उस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं ये सब सीखेंगे, राइट। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।